ने कल ही पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा था कि जो वायरस होगा उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेगी वो वायरस को तो अटैक करेंगे ही, आपके प्लेटलेट्स को भी अटैक करेंगी, राइट। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड वेसल्स को अटैक करेंगे, ब्लीडिंग का भी रिस्क हो सकता है, और आपके हाइपोटेंशन का भी रिस्क हो सकता है। पेशेंट शॉक में जा सकता है, राइट। डेंगी शॉक सिंड्रोम होती है, डेथ होने के चांसेस ज्यादा है। तो ज्यादातर हमारा जो कंसर्न होता है दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, राइट, हाइपोटेंशन। इसीलिए कभी कभी पेशेंट को हम लोग आगे चल के ट्रीटमेंट में देखेंगे हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना पड़ सकता है, जबरदस्ती नहीं, अगर जरूरत हो। और हम लोगों को इंट्रावीनस फ्लूइड्स देना पड़ता है, बोतल चढ़ाना पड़ता है जिसमें से रिंगर लैक्टेट, डीएनएस, नॉर्मल सेलाइन कुछ भी दे सकते हैं, बट बेस्ट फ्लूइड विल बी रिंगर्स लैक्टेट। आगे चल के देखेंगे, अभी तो हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफाई करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डेंगी। अभी हम लोग बिल्कुल सीवियर डेंगू की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डेंगू, राइट। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब साइन जो आपके जो आप देखोगे डॉक्टर, सिम्टम जो पेशेंट बताएगा, राइट। जैसे पेशेंट को अगर पेट में दर्द हो रहा होगा तो डॉक्टर नहीं जान पाएगा अगर पेशेंट बताएगा नहीं। तो कुछ आपके साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ चीजें दोनों होते हैं, मतलब डॉक्टर भी देख सकता है पेशेंट भी। जैसे फीवर है, पेशेंट बता सकता है, डॉक्टर उसको मेजर कर सकता है। तो हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं, काफी सारे क्लिनिकल फीचर्स आप लोगों को यहाँ दिख जाएंगे, राइट। दिस डायग्राम इन जनरल, अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया है, इन जनरल डेंगू के क्या क्या लक्षण हैं आगे चल के देखेंगे। कुछ एडिशनल अगर सिम्टम या साइंस होंगे तो डेंगू ज्यादा सीवियर होगा, राइट, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। यहाँ पे देखो, आप लोग देख पा रहे हो इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है तो फीवर तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं हाई ग्रेड फीवर। अक्सर इतनी तेज फीवर होता है कि पेशेंट को कपकपी भी आती है और क्या कहते हैं, ठंडक भी लगती है। हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर, ये वो वाला चिल नहीं है जो तुम लोग करते हो, ठीक है, कांपेगा पेशेंट, चिल्स एंड राइगर। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, आई पेन, आई के पीछे बड़ा पेन होता है, हम लोग कहते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन। बॉडी के सारी मसल्स में पेन होता है लेकिन आईज की मसल्स में कुछ ज्यादा ही पेन होता है। इसके अलावा हम लोग मसल पेन, मतलब मसल एक, मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मसल में पेन हो रहा है, बोन में पेन हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं इस तरफ जनरलाइज बॉडी एक। ऐसे लगता है कि पेशेंट को उसका उसका बदन टूट रहा है, राइट। इसीलिए हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज बोन ब्रेक फीवर। डेंगू को हम लोग क्या कहते हैं, डेंगू इज ऑल्सो नोन एज बोन ब्रेक फीवर, क्योंकि क्या होता है, वेरी सीवियर पेन, सीवियर बॉडी एक, पेशेंट को लगता है कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, राइट। इसके अलावा फीवर के साथ पेशेंट को हेडेक भी हो सकता है। अब यहाँ पे रैश बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। रैश एक्चुअली क्या होता है, स्किन ब्लीड को सिग्निफाई करता है। ब्लीडिंग हो सकता है आपका कई तरीके से हो, नोज से ब्लीडिंग हो जाए, फीमेल में हो सकता है पीरियड ज्यादा हो जाए, स्टूल में ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग में ब्लीडिंग हो जाए। लेकिन जो सबसे पहले ब्लीडिंग हम लोगों को दिखता है, प्लेटलेट कम होने से स्किन ब्लीड मिलता है, तो बॉडी पे रेड रैसेस मिलते हैं जिनको हम लोग पेटिकी परप्यूरा एंड इकाइमोसिस कहते हैं, राइट। नोजिया वॉमिटिंग, मतलब नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग का मतलब जाहिर सी बात है रिवर्स पेरिस्टालसिस विच में इंक्लूड फूड कंटेंट्स। ये आपके कुछ जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं, राइट। कहीं मैंने बीपी का जिक्र नहीं किया यहाँ पे, कहीं पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का जिक्र नहीं किया, कहीं पल्स प्रेशर का जिक्र नहीं किया, राइट। तो अगर डेंगू फीवर होगा तो एक तरीके से वायरल फीवर के लक्षण होते हैं, और जाहिर सी बात है डेंगू भी आपका एक वायरस है, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे जो जनरल फीचर्स हैं हम लोग कहते हैं वायरल फीवर लाइक इलनेस। वायरल फीवर, जब वायरल फीवर की बात करते हैं तो सिंपल वायरल फीवर की बात करते हैं, वायरल फीवर लाइक इलनेस, राइट।
तो इस तरीके से हम लोगों ने देखे हैं, ये जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं, है ना। तो आइए हम लोग इन्हीं को एक एक समराइज करते हैं। हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। नंबर 1, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर। चिल्स का मतलब है पेशेंट विल फील कोल्ड, कंबल ओढ़ के लेटेगा, पेशेंट विल फील कोल्ड, राइट। और राइगर का मतलब है पेशेंट कांपेगा, सिवरिंग, राइट। जब भी किसी को बहुत तेज बुखार आता है तो सिवरिंग हो सकती है। हम लोग बात कर रहे हैं हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर। जब भी कोई चीज पढ़ते हो तो डायग्नोसिस बनाना होता है, ना कि एग्जाम देना होता है। असली एग्जाम पेशेंट ही लेता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हाई ग्रेड फीवर चिल्स एंड राइगर, फीवर आपका कितने दिन मैक्सिमम आ सकता है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, मान लो आपके पास पेशेंट 4 दिन पे पहुंचा, 5 दिन पे पहुंचा, पहले ही दिन पहुंच गया, तो कौन कौन सी जांचें एडवाइस करोगे। सारी जांचें एक पर्टिकुलर डे पॉजिटिव नहीं आएगी, राइट। जैसे आप लोग NS1 एंटीजन कराते हो, एंटीबॉडीज कराते हो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं फीवर जैसे वायरल फीवर में 7 दिन से ज्यादा नहीं होता, चाहे पेशेंट ठीक होगा चाहे पेशेंट चला जाएगा, वैसे यहाँ पे भी है। डेंगी हो या ज्यादातर वायरल इलनेसेस होते हैं, अब HIV को ना लो, तो 7 दिन तक ही रहते हैं। उसके बाद हो सकता है पेशेंट का BP कम हो, ब्लीडिंग चल रहा हो, बीमार हो, लेकिन फीवर नहीं रहेगा। तो हम लोग कहते हैं फीवर lasts maximum for 7 days, राइट, मैक्सिमम फॉर 7 डेज। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर मान लीजिए आपकी OPD में या आपकी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया और पेशेंट ने कहा कि उसको फीवर आ रहा है 12 डेज से, तो यहाँ पे डेंगी अनलाइकली है। फालतू में उसको डेंगी का इलाज ना करो, बेवकूफ ना बनाओ उसको, ठीक है। अनलाइकली है डेंगी, क्योंकि डेंगी में जो फीवर होता है, पेशेंट जिंदा रहेगा तब भी 7 दिन आएगा, पेशेंट मर जाएगा तो जाहिर सी बात है तब भी 7 ही दिन आएगा, पेशेंट रहेगा नहीं तो मेजर कहाँ करोगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हाई ग्रेड फीवर आएगा along with chills and rigor, फीवर रहेगा 7 ही दिन तक, बल्कि इससे कम रहेगा फीवर। ये मैक्सिमम है। फीवर ज्यादातर 3 दिन रहता है, उसके बाद प्लेटलेट कम होने शुरू हो जाते हैं, ढेर सारे रैसेस वगैरह मिलते हैं, राइट। जो डेंगी फीवर है अक्सर इसके साथ थोड़ा बहुत रैसेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं शुरू से ही, ठीक है। अभी बात करेंगे हम लोग मेनली उन रैसेस की बात करेंगे जो टिपिकल डेंगी रैसेस होते हैं ड्यू टू स्किन ब्लीड, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हाई ग्रेड फीवर अलोंग विद चिल्स एंड राइगर। अब जैसे मान लीजिए आपके पास इफ पेशेंट प्रेजेंट्स टू योर क्लिनिक, कब आता है, एट थर्ड डे ऑफ फीवर, थर्ड डे ऑफ फीवर। अब देखो अगर कोई पेशेंट जल्दी चला आया 3 दिन में, तो भाई ये डेंगी भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, फाइलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड, यहाँ पे ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर पेशेंट 12 दिन के फीवर के साथ आ रहा है तो यहाँ पे कुछ भी हो डेंगी नहीं होगा, कुछ भी हो कोई सिंपल वायरल फीवर नहीं होगा। अगर पेशेंट तीसरे दिन चला आया तो यहाँ पे आप डेंगी सस्पेक्ट करोगे, राइट। अगर खासकर सीजन चल रहा होगा जैसे आजकल चल रहा है, ठीक है। और भी कुछ फीवर के अलावा साइन एंड सिम्टम्स देखोगे। थर्ड डे आया है तो इसका मतलब कुछ इन्वेस्टिगेशंस प्लान करोगे अकॉर्डिंग टू डे ऑफ इलनेस। अगर यही 6th डे आया होता तो कुछ और इन्वेस्टिगेशन प्लान करते। थर्ड डे आया है तो यहाँ पे हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन प्लान करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे NS1 एंटीजन, ठीक है। और ज्यादा लेट आता तो एंटीबॉडी टेस्ट कराते, ठीक है। अभी हम लोग NS1 एंटीजन को केवल मेंशन किए हैं, रिलेट इसको बाद में करेंगे, राइट। ड्यूरेशन ऑफ फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। और किस दिन मरीज आपके पास आ रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आप लोग एक्सपेक्ट करोगे, किस हिसाब से डायग्नोसिस बनाओगे, क्या इन्वेस्टिगेशंस प्लान करोगे, ये भी डिपेंड करेगा फीवर और उसके ड्यूरेशन पे। तो सिंपल है, अभी फीवर के लिए इतना ही। इसके अलावा हम लोग कहते हैं पेशेंट में दो चीजें, एक तो फीवर के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ फीवर। जब भी किसी को बुखार आएगा तो जाहिर सी बात है पेशेंट को
सीवियर बॉडी एक हो सकता है, पेशेंट सुस्त रहेगा, भूख नहीं लगेगी। सीवियर बॉडी एक, यहाँ पे सीवियर बॉडी एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट कभी कभी बदन दर्द से ज्यादा कंप्लेन करता है, स्पेशली रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आई के पीछे, स्पेशली रेट्रो ऑर्बिटल पेन, राइट। रेट्रो ऑर्बिटल पेन मतलब आंख के पीछे, राइट, दैट इज आई पेन। आई के पीछे पेशेंट को बहुत तेजी से पेन होता है, प्लस बॉडी एक बहुत सीवियर होता है, अक्सर पेशेंट को लगता है कि बोन पेन हो रहे हैं, राइट, सीवियर बोन पेन, हम लोग कह देते हैं दिस इज बोन ब्रेक फीवर, देयरफॉर नोन एज बोन ब्रेक फीवर, राइट। तो डेंगी में बॉडी पेन एक्चुअली बहुत सीवियर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लू मिल जाता है, पेशेंट को आंख में बहुत दर्द होता है, खासकर ऐसे लगता है कि आंख के पीछे कुछ चुभ रहा है, हम लोग कह देते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आई पेन। इसके अलावा एसोसिएटेड सिम्टम्स किसी को भी हो, फीवर के साथ नोजिया हो सकता है, मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी हो गई तो दैट इज वॉमिटिंग, पेशेंट डल मिल सकता है आपको, लैक ऑफ एपेटाइट मिलेगा, लैक ऑफ एपेटाइट, राइट। तो कुछ इस तरीके से फीवर और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स मिल सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डेंगी की तरफ यहाँ पे चलते हैं। कुछ आपको रैसेस मिल सकते हैं, थर्ड रैसेस। रैसेस की बात करें तो अक्सर पेशेंट को रेड रैसेस मिल सकते हैं, राइट। किसी भी वायरल फीवर में रैसेस मिलेंगे, लेकिन डेंगी में कुछ रैसेस मिलने का मतलब है कि हो सकता है स्किन में ब्लीड हो रहा हो, राइट, सजेस्टिव ऑफ स्किन ब्लीड, राइट। स्किन के अंदर भी माइनर ब्लीड होंगे, और ये अगर कहीं पे भी ब्लीड होगा तो कॉमन सेंस है वो चीज रेड अपीयर होगी, रेड रैसेस। तो जब भी हम लोग डेंगी का पेशेंट एग्जामिन करते हैं तो ये उसको बोलते हैं, अगर एडमिट नहीं कर रहे हैं, अगर कभी चकत्ते वगैरह पड़े, रैसेस पड़े तो वापस आ जाना, इसका मतलब प्लेटलेट ज्यादा कम हो रहे हैं और ब्लीडिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है, राइट। हम लोग कहते हैं स्पेशली ड्यू टू फॉल इन प्लेटलेट काउंट, फॉल इन प्लेटलेट काउंट। अब देखो, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन रैसेस को इन जनरल हम लोग ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस में काउंट नहीं करते, क्योंकि बहुत डेंजरस नहीं होता, बस एक तरीके से ये इंडिकेशन दे देता है कि हाँ प्लेटलेट कम है, अभी स्किन ब्लीड हुआ है, अभी रैसेस आए हैं, आगे चल के फ्रैंक ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टैक्सिस हो सकती है, नेजल ब्लीड मतलब वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन के अंदर हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेंगी में जान जाने के भी चांसेस बहुत रहते हैं अगर पेशेंट प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है और उसको सेकेंड या थर्ड एपिसोड ऑफ डेंगी हो। अब यहाँ पे रैसेस की बात करें, स्किन ब्लीड की बात करें, तो डिपेंड करता है कितना बड़ा रैस है, उसी बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं इसको। पेटिकी, परप्यूरा एंड इकाइमोसिस, राइट, पेटिकी, परप्यूरा एंड इकाइमोसिस। इकाइमोसिस ब्रूज, जैसे मान लो कहीं झगड़ा करके आओ, राइट, आंख वगैरह पे चोट लग जाए तो काला पड़ जाता है, दैट इज ब्रूज। तो पेटिकी हो सकता है, परप्यूरा हो सकता है, इकाइमोसिस हो सकता है, अभी डायग्राम भी दिखाते हैं। पेटिकी का मतलब है लेस देन 3 मिलीमीटर, छोटे छोटे से रैसेस। परप्यूरा का मतलब होता है 3 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक। इकाइमोसिस का मतलब होता है वही चीज 10 मिलीमीटर से ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाते हैं, ये चीज आपको अगर किसी में डेंगी सस्पेक्ट कर रहे हो तो देखना जरूर है, इसका मतलब रिस्क ऑफ ब्लीडिंग काफी है। तो हम लोग बात कर रहे हैं डेंगी के पेशेंट में स्किन ब्लीड या रैसेस इन फॉर्म ऑफ पेटिकी, परप्यूरा एंड इकाइमोसिस। पेटिकी छोटे छोटे हैं, राइट, हम लोग कहते हैं लेस देन 3 मिलीमीटर या अप टू 3 मिलीमीटर। परप्यूरा थोड़े से और बड़े हैं, स्किन ब्लीडिंग है, हम लोग कहते हैं 3 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। इकाइमोसिस और बड़े हैं, राइट, जैसे किसी को किसी ने घूसा मार दिया हो तो रेड हो जाता है, तो हम लोग इसी को ब्रूज भी कहते हैं। ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर मतलब ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, राइट। तो हम लोग कहते हैं डेंगी में इस तरीके से रेड रैसेस मिलना एक तरीके से वार्निंग साइन है। तो हम लोग इसी को ये भी कहते हैं, मान लो एक को केवल फीवर है, एक को इस तरीके से रैसेस हैं, तो हम लोग कहते हैं डेंगी फीवर,
विद वार्निंग साइन, और भी कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, बाद में हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे पेशेंट में क्योंकि प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो कहीं से तो ब्लीडिंग का स्टार्टिंग होना था, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं इस तरीके से है। एक और डायग्राम आपको दिखाते हैं। अगर किसी में पैटिकी नहीं है तो हम लोग आर्टिफिशियली इंड्यूस भी कर सकते हैं, और अगर इंड्यूस हो गया इसका मतलब हो सकता है कि ये आपकी डिजीज डेंगू हो। छोटे हैं तो हम लोग कह देते हैं दिस इज पैटिकी, और ज्यादा बड़े हो गए तो हम लोग कह देते हैं परप्यूरा, और ज्यादा बड़े हो गए तो हम लोग कह देते हैं इकाइमोसिस, राइट। तो दीज आर टिपिकल रेड रैशेस ऑफ डेंगू फीवर सजेस्टिव ऑफ स्किन ब्लीड, राइट। मैं कहता हूं कि यहाँ पे फ्रैंकली आपको रैशेस दिख रहे हैं, फ्रैंकली रैशेस प्रेजेंट। कभी कभी रैशेस नहीं प्रेजेंट हैं तो हम लोग इंतजार नहीं करते हैं रैश आएगा तब पता चलेगा ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी, राइट। हम लोग एक तो प्लेटलेट काउंट करा लेते हैं, दूसरी चीज एक टेस्ट करते हैं जिसमें आर्टिफिशियली हम लोग क्या कराते हैं, पैटिकी इंड्यूस कराते हैं, आगे चल के उसको देखेंगे। इफ नॉट प्रेजेंट, अगर मान लो किसी में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कोई रैश नहीं है, और एज अ क्लिनिशियन हम जानना चाहते हैं कि इसके साथ कल को क्या होगा, वेदर वी शुड एडमिट दैट पेशेंट और नॉट, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं। क्या चीज, इंड्यूस अपीयरेंस ऑफ प्लेटलेट्स या पैटिकी हम लोग आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं हेस टेस्ट, हेस टेस्ट या कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट। फ्रेजिलिटी टेस्ट मतलब रप्चर हो जाती हैं कैपिलरीज, या हम लोग इसी को टॉर्निक्वेट टेस्ट कहते हैं, टॉर्निक्वेट टेस्ट। अभी देखेंगे बीपी इंस्ट्रूमेंट स्पिग्मोमैनोमीटर के हेल्प से करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट में कुछ रैसेस हों विच विल सजेस्ट स्किन ब्लीड, और ये किस फॉर्म में हो, पैटिकी हो, परप्यूरा हो और इकाइमोसिस हो, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई पेशेंट में डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हो तो पेशेंट को एक्सपोज करके उसकी बॉडी में ये सारी चीजें हमने देखना है, ठीक है। चलिए आइए और आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रैसेस की बात कर ली, इसके अलावा पेशेंट में हम लोग बात करेंगे, थर्ड हम लोग बात करेंगे कि पेशेंट में बीपी कम हो सकता है, पहली चीज, और बीपी कम होने की वजह से पेशेंट में जगह जगह पे हाइपोटेंशन, चलिए यहाँ पे हाइपोटेंशन, और बीपी हो सकता है और ज्यादा कम हो जाए तो हम लोग कहते हैं पेशेंट शॉक में चला गया, राइट। एंड अदर साइंस ऑफ, एंड अदर साइंस ऑफ वेस्कुलर लीकेज। तो हम लोगों ने दूसरी चीज की बात की थी कि ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी, राइट। तो ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो रही हैं, पेशेंट में हाइपोटेंशन हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे दो तीन मैनिफेस्टेशन आएंगे जिनको जानना बहुत जरूरी है डेंगू फीवर के मैनेजमेंट में। मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, और मैंने कह दिया जो एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में बनी थी उन्होंने डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, इसको अपनी ही ब्लड वेसल्स को, जैसे प्लेटलेट को डैमेज करते हैं वैसे ब्लड वेसल्स को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इनिशियली वाटर लीक आउट कर सकता है, तो इसका मतलब जो ब्लड का वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। देयरफॉर हम लोग कह देते हैं कि बीपी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और बीपी जब भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं नॉर्मल बीपी का, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो हम लोग कहते हैं 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सबको पता होगा। 120 आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब हार्ट पंप करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट, एसबीपी। और आपका 80 नीचे वाला होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम लोग कह देते हैं डीबीपी। अब अगर ब्लड ही नहीं होगा तो सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी दोनों अफेक्टेड होंगे। यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी ज्यादा अफेक्टेड होता है, राइट। ब्लड होगा ही नहीं तो हार्ट पंप क्या करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं डेंगी में ड्यू टू वैस्कुलर डैमेज ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस,
blood volume decreases, therefore blood pressure decreases, मतलब hypotension। और यहाँ पे भी स्पेशली सिस्टोलिक बीपी, स्पेशली वेलकम बैक। कितनी देर मैं गायब हो गया था ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम। सबको अनम्यूट कर दिया है मैंने, अब अनम्यूट करके ही पढ़ू। 2 मिनट से मैं गायब था। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट पल्स प्रेशर का पढ़ रहे थे। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा चैट सेक्शन में भी डिस्कस कर लें। तुम लोगों को पता होगा पल्स प्रेशर होता क्या है, किसका डिफरेंस होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी का डिफरेंस होता है। अगर सिस्टोलिक 120 है, डायस्टोलिक 80 है, तो पल्स प्रेशर नॉर्मली कितना होना चाहिए। किसी का पल्स प्रेशर नॉर्मली कितना होना चाहिए, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बहुत बढ़िया, 40 मिलीमीटर, राइट। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ब्लड ना होने की वजह से ज्यादा फॉल कर गया, तो इसका मतलब जो पल्स प्रेशर है, मान लीजिए सिस्टोलिक 100 हो गया, डायस्टोलिक 80 ही रह गया, तो कितना हो गया, 20 मिलीमीटर मर्करी। ठीक है, तो पल्स प्रेशर नैरो हो गया कि पल्स प्रेशर वाइड हो गया, पल्स प्रेशर कम हो गया कि पल्स प्रेशर ज्यादा हो गया, बताएं। राइट, पल्स प्रेशर नैरो हो गया। तो हो सकता है कुछ लोगों का बीपी नॉर्मली कम रहता हो, लेकिन पल्स प्रेशर नैरो नहीं रहता, पल्स प्रेशर 40 ही रहता है। जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं, वो अपना बीपी नपवाती हैं तो 100/60 आता है, जबकि नॉर्मल कितना होता है, 120/80। लेकिन इनके बीच का बेटा डिफरेंस कितना रहता है, ज्यादातर 40 रहता है, चाहे कम आए या ज्यादा रहे। डेंगी में मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लो किसी का बीपी ये है, तो उसका मान लो बीपी मेजर करने लगो, 100/78 आए या 72 कह लो, तो यहाँ पे पल्स प्रेशर 40 है, यहाँ पे पल्स प्रेशर कितना है डेंगी वाले पेशेंट में, कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताइए। पल्स प्रेशर यहाँ पे कितना आएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को मैं 22, तो 22 नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो डेंगी के पेशेंट में केवल बीपी ही नहीं देखना है बेटा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का डिफरेंस क्या है। बीपी हर कोई ले लेता है, हाइपोटेंशन हर कोई बता देता है, आपको पल्स प्रेशर भी आना चाहिए ताकि आप लोग डेंगी की तरफ ज्यादा बढ़ें। आगे चल के जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो पल्स प्रेशर का बहुत रोल है, राइट। ये नहीं कि बस डेंगी का पेशेंट आया, प्लेटलेट उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया। आइए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। म्यूट नहीं कर रहे हैं तुम लोग, बस बात मत करना। एक किसी को को होस्ट बना दे रहे हैं, आत्मिका को को होस्ट बना दे रहे हैं। अगर किसी का माइक ऑन होगा तो आत्मिका आप उनको उनका माइक ऑफ कर सकते हो। आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। राइट, तो हम लोग बात कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट ऑफ पल्स प्रेशर। तो मैं मान रहा हूँ बीपी कम हो जाता है, लेकिन डेंगी के पेशेंट में पर्टिकुलरली सिस्टोलिक ज्यादा कम हो जाता है, राइट। तो जो पल्स प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक होता है।
तो आइडियल केसेस में देखें तो 120 माइनस 80, तो इसका मतलब पल्स प्रेशर नॉर्मली 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। डेंगू के पेशेंट में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा फॉल कर जाता है एज कंपेयर टू डायस्टोलिक बीपी। तो यहाँ पे सपोज कर लो ये आपका 100 हो गया और ये आपका 78 हो गया, तो जो पल्स प्रेशर है दैट इज ओनली 22 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। डेंगू के पेशेंट ये एबनॉर्मल है, राइट। इनफैक्ट अगर किसी का बीपी इस तरीके से आए, आप कोई भी जांच ना कराए हो, उसको रैसेस मिल रहे हो, तो आप लोग डेंगू की तरफ ज्यादा जाओ। और जितना नैरो पल्स प्रेशर उतना ज्यादा पेशेंट सीरियस हो सकता है आगे चल के, राइट। एक स्टेप आगे की चीज है, चाहे डायग्नोसिस की बात करो चाहे मैनेजमेंट की बात करो, हर कोई बीपी कम ज्यादा ले लेता है। पल्स प्रेशर का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, किस पेशेंट को एडमिट करना है किसको नहीं करना है, किसको रिफर कर देना है किसी दुश्मन के पास। तो जिसका पल्स प्रेशर नैरो हो डेंगू वाला उसको मत एडमिट करो, उसको जिसका हॉस्पिटल से कॉम्पिटिशन हो उसके यहाँ ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अपने यहाँ ऐसे मरीज लो जिनका पल्स प्रेशर नॉर्मल हो, ठीक है, भले ही बीपी कम हो। चलो ठीक है, तो पल्स प्रेशर भी आपका डेंगू के केस में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब डेंगू की बात करते हैं और खासकर हम लोग बीपी और पल्स, तो पहली चीज हम लोग कहते हैं बीपी कम हो गया, दूसरी चीज हम लोग कह देते हैं यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा कम हो गया, तीसरी चीज हम लोग कह देते हैं पल्स प्रेशर कम हो गया। और आगे चल के अगर चीजें बद से बदतर हो गई तो पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। आगे चल के जब क्लासिफाई करेंगे तो देखेंगे, राइट, डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब देखो इन्हीं सारे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ और जानलेवा मैनिफेस्टेशन हैं, राइट। हम लोग बात करते हैं अदर फीचर्स ड्यू टू वेस्कुलर लीकेज, फिफ्थ होना चाहिए। फोर्थ में हम लोग बात करते हैं अदर फीचर्स ड्यू टू वेस्कुलर लीकेज। हम लोगों ने कहा था कि दो चीज को हम डैमेज कर रहे हैं, एक तो प्लेटलेट को एक तो ब्लड वेसल को। ब्लड वेसल का डैमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा जानलेवा मैनिफेस्टेशन यहाँ से आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक आउट किया, फ्लूइड का मतलब मैं कह रहा हूँ वाटर। कभी कभी ब्लड वेसल ज्यादा रप्चर हो जाएगी तो इधर से ब्लड लीक आउट भी कर सकता है, मतलब ब्लीडिंग भी हो सकती है, राइट, मतलब पेशेंट में हेमरेज भी हो सकता है। समझ रहे हो तुम लोग। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वाटर लीक आउट कर गया, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ब्लीडिंग होने लगा, ब्लड लीक आउट कर गया, ठीक है। वाटर तो बॉडी के बाहर नहीं बॉडी के अंदर ही लीक आउट होगा। तो यहाँ पे मैं दो तरीके से लिख रहा हूँ, एक वाटर लीक आउट हो गया, दूसरा आपका ब्लड लीक आउट हो गया, राइट। वाटर लीक आउट हो गया तो बॉडी या स्किन के बाहर वाटर नहीं निकलेगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर लीक आउट हो गया तो हो सकता है बेटा ये पेरिटोनियल कैविटी में निकल जाए, राइट। तो इसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, एसाइटिस होगा, पेट में पानी भर जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसके अलावा हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी में चला जाए, लंग के बाहर बाहर जो कैविटी होती है प्लूरल कैविटी में, तो पेशेंट को क्या हो जाए, प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, राइट। मतलब पेशेंट को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो डेंगू के पेशेंट में ब्रेथलेसनेस वगैरह भी मिल सकता है, मतलब सीवियर डेंगू है। यही आपका हो सकता है पेरिकार्डियल कैविटी में निकल जाए वाटर, राइट। तो हम लोग कह देते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। हो सकता है पेशेंट का हार्ट आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए, राइट। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटर लीक्स आउट, और इन स्पेसेस को हम लोग कहते हैं थर्ड स्पेस लॉस, राइट। ये जो बॉडी के अंदर स्पेस होते हैं उनको हम लोग थर्ड स्पेस कहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको दिखे कि उसको सूजन आ गई, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है थर्ड स्पेस में जैसे प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, राइट, वहां सब वाटर ऊज आउट कर जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए और पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सीवियर डेंगू इसी इन्हीं लोगों को कहते हैं। तो हम लोगों ने कह दिया वाटर लीक आउट कर गया कहाँ पे, जैसे मान लीजिए लंग बनाया मैंने, लंग के किनारे किनारे जो मेम्ब्रेन होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे पानी भर गया, राइट,
तो हम लोग कहते हैं इसी को प्लूरल इफ्यूजन, राइट। आगे चल के रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे, दिस इज प्लूरल इफ्यूजन, राइट। इसी तरीके से वाटर आपका कहाँ पे चला गया, हार्ट के किनारे किनारे जाके भर गया, राइट। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। हार्ट बेचारा इसी से दब जाएगा, डेथ हो सकती है पेशेंट की, राइट। हम लोग कहते हैं यहाँ पे आ गया पेरिकार्डियल इफ्यूजन, राइट। इसका मतलब और सिम्टम आ सकते हैं, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस आ सकता है, राइट। पेशेंट को चेस्ट पेन वगैरह भी मिल सकता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तीसरी तरफ, तो हम लोग कहते हैं पेशेंट के एब्डोमेन में भी, राइट। अगर मान लीजिए एक इंसान बनाओ में, कैसा इंसान बन रहा है यार ये, राइट। तो पेशेंट के स्टमक में या पेरिटोनियल कैविटी में भी क्या होता है, वाटर इकट्ठा हो सकता है, राइट। यहाँ पे पेरिटोनियम है इसके अंदर, तो हम लोग कहते हैं फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। हम लोग इसी को कह देते हैं एसाइटिस। इसका मतलब पेशेंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकता है, पेट फूल जाए डेंगू के केस में। ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए, पेशेंट का एक्सरे भी होना चाहिए अगर कोई डेंगू का मरीज है, राइट। हो सकता है फेफड़े में पानी हो, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन। तो ये सारे मैनिफेस्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से जैसे वाटर लीक आउट किया है बॉडी में या बॉडी के बाहर ब्लड लीक कर सकता है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं ये आपका इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है, राइट। ये आपका एक्सटर्नल ब्लीड भी हो सकता है, इंटरनल ब्लीड और एक्सटर्नल ब्लीड। इंटरनल ब्लीड कैसे, जैसे मान लो एसाइटिस है, एसाइटिस में ही मतलब हम लोग कहते हैं हीमोपेरिटोनियम हो गया हो, राइट। हो सकता है ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई हो, स्ट्रोक हो गया हो, जानलेवा चीज। एक्सटर्नल ब्लीडिंग की बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी को क्या हो सकता है, नेजल ब्लीड हो सकता है, नाक से ब्लड आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं एपिस्टैक्सिस, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए हमने कह दिया वॉमिटिंग में ब्लड आ गया, वॉमिटिंग में ब्लड हम लोग कहते हैं हेमेटेमेसिस, राइट। इसी तरीके से स्टूल में हो सकता है ब्लड आ जाए, ब्लैक स्टूल्स हो, हम लोग कह देते हैं मलीना, राइट। तो इस तरीके से डेंगू में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं। जो भी साइन एंड सिम्टम मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, एक तो फीवर आएगा उससे रिलेटेड होंगे, प्लेटलेट कम हो गया उससे रिलेटेड होंगे, ब्लड वेसल से लीकेज बढ़ गया है उससे रिलेटेड होंगे। आगे चल के इन्हीं सारे क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग समराइज करेंगे, देखेंगे किनमें कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि डेंगू की सीवियरिटी क्या है। अगर बहुत सीवियर डेंगू होगा तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में हम लोगों को दूसरे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, और अगर कम सीवियर है तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो चीजें बहुत इजी हैं यहाँ पे डेंगू के केसेस में, बस आपको दिमाग का यूज करना है, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप से हम लोग पेशेंट को मैनेज करेंगे, है ना। आइए चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इतने सारे मैनिफेस्टेशंस हैं पेशेंट में, तो जाहिर सी बात है आप लोग डेंगू सस्पेक्ट करोगे। अब यहाँ पे अगर मान लो किसी में फीवर है, कोई रैश वगैरह नहीं है, कोई बीपी कम वगैरह नहीं है, तो भी हम लोग जान सकते हैं कि पेशेंट में डेंगू है कि नहीं। और दूसरी चीज उसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कितना है। मैंने मान लीजिए कह दिया आपके पास पेशेंट आया, फीवर है, नो पैटी की, मतलब पेशेंट में किसी भी टाइप के रैसेस नहीं है, दैट इज नो रैश। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ पेशेंट में पैटिकी है लेकिन रैश नहीं है, सॉरी पैटिकी और रैश नहीं है, कोई लाल धब्बे नहीं है, तो हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं पैटिकी, राइट। वी कैन इंड्यूस पैटिकी, पैटिकी इन डेंगू पेशेंट्स। अगर डेंगू के पेशेंट होंगे तो अगर देखो यहाँ ब्लड वेसल रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं, ब्लड वेसल डैमेज है, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे तो ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है। जब आप किसी का बीपी नापते हो तो थोड़ी देर के लिए प्रेशर बढ़ा देते हो आर्म पे, और वीनस ड्रेनेज और ब्लड का ड्रेनेज कम हो जाता है, तो वहां पे एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड होगा वेसल्स में, लीकेज बढ़ सकता है, पेटिकी अपने आप आ सकते हैं।
यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए तरीका होता है टॉर्निक्वेट टेस्ट। टॉर्निक्वेट टेस्ट हम लोग इसी को कहते हैं हेस टेस्ट या कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट, राइट, कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो बहुत ही सिंपल है, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्निक्वेट टेस्ट, कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, कितना इंफॉर्मेटिव है ये। यहाँ पे देखो हाउ टू डू अ टॉर्निकेट टेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, चाहे यहाँ पे कोई टॉर्निकेट बांध दें या यहाँ पे हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर मतलब बीपी इंस्ट्रूमेंट डाल के इन्फ्लेट कर दें। बीपी इंस्ट्रूमेंट को जो इन्फ्लेट करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में थोड़ी देर तक जाके हम लोग कफ बांध के छोड़ देते हैं 5 मिनट तक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी जो भी उस पेशेंट का हो, इसके बीच में 5 मिनट के लिए कफ को इन्फ्लेट करके छोड़ देते हैं, बीपी कफ, राइट। तो इसका क्या होता है, अगर यहाँ पे मान लो हम लोग टॉर्निकेट अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब वीनस ड्रेनेज इधर नहीं हुआ। ब्लड वेसल अगर कमजोर होंगी तो यहाँ से ब्लड थोड़ा बहुत स्किन ब्लीड शुरू हो जाएगा, यहाँ पे पैटिकी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने किसी का टॉर्निकेट टेस्ट किया, किसी को बीपी इंस्ट्रूमेंट कफ बांध के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। जैसे जब बीपी नापते हो तो कफ को इन्फ्लेट करते हो, बीपी नाप लेते हो तो डिफ्लेट कर देते हो, यहाँ पे छोड़ दो 5 मिनट के लिए। तो जो ब्लड वेसल्स होंगी इनका ब्लड ऊपर जा नहीं पाएगा, तो यहीं कहीं से कुछ न कुछ लीकेज शुरू हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग। पेटिकी परप्यूरा नहीं रहे होंगे तो भी यहाँ पे पेटिकी परप्यूरा बन जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इनको एग्जामिन कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पेटिकी परप्यूरा एंड इकाइमोसिस, राइट। आइए देखते हैं और आगे। We are talking about dengue fever, we are talking about पेटिकी परप्यूरा एंड इकाइमोसिस। यहाँ पे कोई पेटिकी मिला नहीं तो हम लोगों ने टेस्ट किया कि कहीं पेटिकी बन तो नहीं रहे हैं। पेटिकी बनेंगे कैसे, इस तरीके से हम लोग इन्फ्लेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक और डायग्राम देखो, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या किया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक के बीच में जो भी उस पेशेंट का है यहाँ पे 5 मिनट के लिए रोक दिया। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा 1 इंच स्क्वायर में, 1 इंच स्क्वायर में, ठीक है, लगभग स्टेथोस्कोप के डायल कितना होगा, नंबर ऑफ पेटिकी कितने बने, राइट। अगर 10 पेटिकी, देखो यहाँ पे पेटिकी बन गए हैं, इसका मतलब जैसे ही ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर बढ़ाया गया छोटे छोटे से रेड रेसेस पेटिकी बन गए। तो हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल पेटिकी इंड्यूस कर दे रहे हैं, राइट। इसका मतलब अभी भले ही पेटिकी ना आए हो, आगे चल के पेटिकी आएंगे, सीवियर डेंगू हो सकता है, ब्लीडिंग के चांसेस ऐसे पेशेंट में ज्यादा हैं। यही हेस टेस्ट है, यही टॉर्निकेट टेस्ट है। तो हम लोग हेस टेस्ट में सिंपली क्या कहते हैं, 5 मिनट के लिए कफ को इन्फ्लेट रखते हैं in between systolic BP and diastolic BP. Diastolic BP, नंबर ऑफ पेटिकी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ पेटिकी इन 1 इंच स्क्वायर, राइट। 1 इंच एरिया में हम लोग देखते हैं कितने पेटिकी हैं। इफ नंबर ऑफ पेटिकी मोर देन 20, इसका मतलब है कि इनमें आगे चल के रैसेस भी आएंगे और रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इज ऑल्सो हाई, ठीक है। तो कितना इंफॉर्मेटिव है ये, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पेशेंट में डेंगू प्रॉपर डायग्नोज करेंगे और कैसे ट्रीट करना है, कैसे मैनेज करना है, ये भी हम लोग देखेंगे, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क ऑफ डेंगू एंड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, किस तरीके से क्लिनिकली हम लोग देखेंगे। कोई टेस्ट ये नहीं बता पाएगा इन्वेस्टिगेशन कि पेशेंट ब्लीड करेगा कि नहीं, हो सकता है 10,000 भी प्लेटलेट हो जाए तो भी पेशेंट ब्लीड ना करे। और यहाँ पे कुछ डायग्राम देख लीजिए, हेस टेस्ट या पेटिकी टेस्ट का क्या इंटरप्रिटेशन है, राइट। पूरा टेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो टॉर्निकेट टेस्ट
हम लोग 1 इंच स्क्वायर में नंबर ऑफ पेटिकी देखेंगे, यहाँ पे बन गए हैं। इन्फ्लेट बीपी कफ बिटवीन सिस्टलिक एंड डायस्टलिक ब्लड प्रेशर, 5 मिनट तक इसको इन्फ्लेटेड रखो। अगर 20 पेटिकी से ज्यादा बने हैं 1 इंच स्क्वायर में, इसका मतलब मामला गड़बड़ है, ब्लीडिंग के चांसेस हैं। ठीक है, प्लेटलेट भी चेक करो और ऐसे पेशेंट को